नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 29,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 30,000 के करीब मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 29,754 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान पिछले 24 घंटों में 167 लोगों की मौत भी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटों में 29,754 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर उपाय किए जाएं। कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो। प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के संतुलन को सुनिश्चित करते हुए अस्पतालों में 26 घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप होना चाहिए। तो कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। इसके साथ ही तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे सुनिश्चित किया जाए और डिमांड और सप्लाई में संतुलन हो। 36 घंटे का बैकअप हर अस्पताल में ऑक्सीजन का होना चाहिए और दवाओं की जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। संक्रमण को रोकने के लिए हर स्तर पर उपाय किए जाएं। उत्तर प्रदेश में बगैर मास्क लगाए बाहर निकलना अब महंगा पड़ने वाला है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के मुताबिक अगर आप घर के बाहर बगैर मुंह ढके निकलते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा और जुर्माने की राशि भी तय कर दी गई है। बगैर मास्क अपने घर से अगर आप बाहर पकड़े जाते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। मास्क के रूप में आप गमछा और स्कार्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बार आप जब गलती करेंगे तो 1,000 रुपये का जुर्माना है और अगर आप दोबारा ये काम करते हैं तो आपको 10,000 का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया है और इसमें जुर्माना राशि में तब्दीली की गई है। इसके अलावा संक्रमण के दर को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में अब संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार के दिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम प्रदेशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो अपना मास्क ज़रूर लगाएं, शारीरिक दूरी ज़रूर मेंटेन करें। शनिवार रविवार के दिन जिस दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा उस दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा। जो लॉकडाउन की बात की जा रही है 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी। शाम को रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने। 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लॉकडाउन वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो श्रमिक अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए।
इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी आवश्यक व्यवस्था प्रवासियों के लिए करना पड़े वो तमाम व्यवस्थाएं परिवहन विभाग की तरफ से सुनिश्चित किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी आदेश किया है, चूंकि कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में, बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली, सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए। गाजियाबाद में कल कुछ भीड़ बढ़ी थी, रात भर कम से कम 1200 से 1400 बसेस लगाकर गाजियाबाद में जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर, रोडवे स्टेशन पर आया था, उनको सुरक्षित घर भेज दिया गया। ये हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो लखनऊ से अगली खबर है, रेफरल लेटर पर यूपीएचआरसी ने बड़ा आदेश दिया है। यूपीएचआरसी ने मुख्य सचिव को यह आदेश जारी किया है कि रेफरल लेटर की व्यवस्था को खत्म किया जाए। यूपीएचआरसी ने एक बड़ा आदेश दिया है रेफरल लेटर को लेकर, और इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है। मुख्य सचिव को यह आदेश जारी किया गया है, खाली बेड की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। प्राइवेट सरकारी अस्पताल, उनके यहाँ मौजूद जो बेड हैं उसकी जानकारी को वो सार्वजनिक करें। यूपीएचआरसी ने आरएमएल प्रशासन से भी जवाब मांगा है। ऑक्सीजन की कमी से जो मौत हुई थी उस मामले को लेकर यूपीएचआरसी ने आरएमएल से ये जवाब मांगा है। यूपीएचआरसी ने रेफरल लेटर को लेकर मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि तमाम जो प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हैं उनके पास कितने बेड हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी वो दें। इसके अलावा आरएमएल से भी जवाब मांगा गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण आरएमएल में जो मरीज की मौत हुई थी उस पर यूपीएचआरसी ने ये नोटिस लिया है, उसका संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से मुख्य सचिव को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो इस वक्त मेरे साथ अलग अलग शहरों से हमारे कुछ संवाददाता जुड़ रहे हैं। नीलेश इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़े हैं, रमन मेरे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं और आलोक मालवीय प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलेश, आपका ही रुख करूंगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और सबसे ज़्यादा जो संक्रमण के केस हैं वो लखनऊ में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो लखनऊ में किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके का असर इस वक्त देख रहा है, क्या इस तरीके का डाउनफॉल आया है आंकड़ों में? उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ आंकड़ा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे उसको कम किया जाए। वहीं आम जनता के लिए भी एक परेशानी का सबब है कि जनता उसमें कैसे सरकार का सहयोग करे, ताकि जो लगातार राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से तमाम जनपदों से खबरें वायरल हुई कि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं पर बेड की कमी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल आदेश जारी किया कि प्रदेश के 10 जनपदों में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राजधानी की बात करें तो राजधानी में एसजीपीजीआई के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाकर तैयार करके उसको शुरू भी कर दिया गया है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें डीआरडीओ की तरफ से भी उत्तर प्रदेश को 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात कही गई थी। 150 सिलेंडर राजधानी पहुंचा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही थी उसको दूर करने के प्रयास जो सरकार की तरफ से किए गए हैं वो काफी सराहनीय है। दूसरी ओर अगर हम बात करें बेडों की संख्या की, तो बेडों की संख्या को लेकर उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन ने भी सीएमओ से जवाब तलब किया है। लोहिया के
प्रशासन से जवाब तलब किया है कि आखिर किन वजहों से वहां पर मरीजों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई। तो वो संज्ञान लिया गया। मुख्य सचिव को लेटर ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें ये आदेश दिया गया है कि अब सीएमओ के रेफरल लेटर के बजाय डायरेक्ट मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इस तरीके की जानकारियां लगातार राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ह्यूमन राइट कमीशन ने दी हैं। चलिए, यूपीएचआरसी क्या ये जो मामला है, इस पर आगे भी आपसे हम विस्तार से बात करेंगे। आलोक मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। आलोक, प्रयागराज का क्या हाल है? क्या वहां पर स्थिति में सुधार हुआ है? और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी को किस तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश हुई है? जी देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज जिले के जो कप्तान और डीआईजी है सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर कमान संभाली। उनके साथ आईजी भी निकले और पूरी सड़कों का भ्रमण किया, लोगों का चालान किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप कोविड के नियमों का पालन करिए, नहीं तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। कम से कम 30 लोगों का चालान सिविल लाइंस चौराहे पर लगातार उन्होंने अपने हाथों से किया। इसके साथ ही वो गाड़ी से निकलकर अपने अनाउंसमेंट करते रहे पूरे एरिया में। तो आज से असर दिखना शुरू हो गया है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाई की बात की थी, संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर पुलिस की कड़ाई देखने को मिली है। इसके साथ ही पुलिस ने जगह जगह गश्त की है, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी निकले हैं और लोगों से जागरूकता की अपील की है। और उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर अगली बार आप बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना दिखे तो आपका चालान किया जाएगा। तो कड़ाई अब शुरू हो गई है होना, लेकिन लोगों का जो व्यवहार है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। मजिस्ट्रेट की बातों को उन्होंने सुना नहीं है। जब वो फिर पूरा पुलिस को लेकर आए हैं तब लोगों ने अपनी मास्क को लगाया है। इसके बाद से उनको कहा गया है कि अगर अगली बार से आप बिना मास्क के दिखे तो आपकी फोटो खींचकर आपका चालान किया जाएगा। पहली बार जो चालान की राशि है धर्मराज वो 1000 है, दूसरी बार 10,000 रुपए का चालान है। ये काफी कड़ाई की गई है, जिस वजह से अब लोग मास्क धारण करना शुरू कर रहे हैं। जी धर्मराज। चलिए, रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। रमन, कानपुर में किस तरीके से व्यवस्था को बेहतर किया गया है पिछले 24-36 घंटों की अगर बात करें? बेड की कमी, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी जो हो रही थी, क्या वो अब मुकम्मल हो पाई है? रमन का फोन लगता है कनेक्शन अभी नहीं हो पाया, उनसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए आगरा से। कृष्णा, आगरा में क्या हाल है? जो व्यवस्थाएं थी, जो कमियां नजर आ रही थी, मसलन ऑक्सीजन की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो उसकी आपूर्ति क्या थोड़ी बेहतर हो पाई है? बेड्स की संख्या क्या बढ़ पाई है? धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं, आगरा प्रशासन पूरी जोर शोर से अपने कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी हालात की बात करें तो ताज नगरी आगरा के हालात बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। आगरा में वो भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। लोग घरों में कैद होकर दुआएं मांग रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि कैसे भी इस आपदा से छुटकारा मिले। और सीधे सीधे धर्मराज जी बात करें तो आगरा में इस तरह का मंजर है कि यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो यदि डॉक्टर को इलाज के लिए फोन करता है तो वहां पर बेड की अभी भी पूर्ति नहीं हो रही है। और ऑक्सीजन की बात करें तो आगरा प्रशासन ने कई प्लांटों को बंद किया है जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की बात करें तो आगरा के हॉस्पिटल में पूरी तरह से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर से धर्मराज जी ये कहना भी अभी सुरक्षित नहीं है कि प्रशासन की कोई भी प्रणाली सही तरीके से अपनाई गई हो। प्रशासन ने जिस तरह से लापरवाही बरती, उन हॉस्पिटलों को भी उन्हें कोविड हॉस्पिटल बनाया। पारस हॉस्पिटल लगातार सवालों के घेरे में आया है। ठीक है। और उसी हॉस्पिटल के लोगों को बिल्कुल। कृष्णा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो कार्रवाई जरूर आगरा में हुई है। कई सारे जो ऑक्सीजन की जहां पर गलत तरीके से इस दौर में मिसयूज हो रहा था उस पर एक्शन हुआ है, छापेमारी भी हुई है। रमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कानपुर में स्थितियों को बेहतर करने के लिए पिछले 24 घंटे या 36 घंटे में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और ग्राउंड पर उन कदमों का क्या असर नजर आ रहा है? आज आपको बता दूं कि लगातार कानपुर के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि जो शासन प्रशासन है लोगों को चेता जरूर रहा है कि अपने घरों पर रहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो लगातार जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स के अगर हालात की बात करें तो ना ही हॉस्पिटल्स में बेड है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही कोई दवाई है, जिससे कि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। इसका आंकड़ा कहीं ना कहीं
स्वास्थ्य विभाग भी छुपा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से कोविड के केसेज कानपुर में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भयावह स्थिति जो कानपुर में बनी है। आज ही कानपुर के भाजपा के पूर्व सांसद श्याम मिश्रा की कोविड के चलते मौत हो गई, जिससे भी अफरा तफरी का जो माहौल है कानपुर में अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में भर बैठ गया है। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से कानपुर में लचर दिखाई दे रहा है और लगातार, और सरकार कह रही है कि सीएमओ के हॉस्पिटल से एडमिट नहीं हो सकेंगे। और कानपुर के सीएमओ है कि फोन तक नहीं उठाते, चाहे वो मीडिया कर्मी का फोन हो या आम जनता का फोन हो या जनप्रतिनिधि का फोन हो। लेकिन जिस तरह से जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं कानपुर में, कहीं ना कहीं जो लचक व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की या जिला प्रशासन की, जिससे कि कोविड के जो केसेस है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। चौराहे पर मास्क की चेकिंग भी हो रही है, लोगों को प्रशासन जागरूक कर रहा है, लेकिन जो हालात है वो बद से बदतर है धर्मराज। चलिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस मामले को लेकर कि आज भी मास्क जैसी बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ है उसको लेकर भी पुलिस वालों को जागरूक करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं रहे और चालान भी काटे जा रहे हैं और लोग चालान भर भी रहे हैं। आखिरकार इस स्थिति में हम कोविड को कैसे मात देंगे? आप चारों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। अब ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि अगर मास्क लगाने के लिए भी पुलिस वालों को चालान करना पड़े, अगर पुलिस वालों को आज भी आपको ये कहना पड़े कि मास्क लगाइए नहीं तो आप नहीं बचिएगा, आपके परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो ऐसे में कैसे हम कोरोना को हरा पाएंगे? दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि दिल्ली को तत्काल ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाए। अस्पतालों में कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन का स्टॉक इस वक्त बचा हुआ है और केंद्र सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह गुहार लगाई है कि दिल्ली में स्थिति इस तरीके की हो गई है कि अगर दिल्ली के अस्पतालों को तत्काल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करवाया गया तो यहां पर कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है। केंद्र से गुहार लगाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और ऑक्सीजन की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में इस वक्त जो कोविड का दूसरा वेव है, इस दौरान जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर है उसमें कमी देखी जा रही है। हालांकि इस वक्त सरकार का जो पूरा फोकस है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर है। संक्रमण से निपटने के लिए जितने भी सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया जा रहा है और अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं कोविड के उनको अस्थायी अस्पतालों में शिफ्ट करवाया जा सके। आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18 यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज़ देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।